शहीर खानज़ादा ने बेबाकी से हुरिया की तरफ देखते हुए कहा, उफ, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। यकीन मानो जब से मैंने तुम्हें बगैर दुपट्टे की हालत में देखा है, तब से मेरे दिल में अजीब सी बेकरारी है। उसकी बातें सुनकर हुरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह फौरन अपना दुपट्टा मजबूती से संभालते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी कज़न हूँ और इस घर में मजबूरी के तहत रह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह की घटिया बातें करें। मेरा मोबाइल दें, मैं अभी ताया जान को कॉल करके सब कुछ बताती हूँ। आंखों में आंसू लिए वो अपना हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाने ही लगी थी कि शहीर ने मोबाइल उससे छीन लिया और तंजिया अंदाज में बोला, रात के इस वक्त क्या करोगी मोबाइल का? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ताया जान सो रही होंगी। हुरिया ने बेबसी से उसे देखा। उसे महसूस हो रहा था कि वो उस शख्स की नीयत को जितना समझ रही है, मामला उतना ही संगीन होता जा रहा है। वो मजीद एक लम्हा भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। चुनाचा दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर शहीर ने फौरन आगे बढ़कर दरवाजा लॉक कर दिया। हुरिया के कदम वहीं रुक गए और खौफ से उसकी सांसें तेज हो गई। शहीर ने रास्ता रोक कर कहा, कहाँ जा रही हो? इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा क्या? हुरिया ने सख्त लहजे में उसे रास्ते से हटने को कहा, मगर वो अपनी हरकतों से बाज न आया। कुछ देर पहले हुरिया शदीद गर्मी के बायस नहाकर वॉशरूम से निकली थी। उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा था और गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। उसने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ कर खुद को संभालने की कोशिश की थी, मगर इसी दौरान शहीर अचानक कमरे में आ गया था। वह कदम ब कदम उसके करीब बढ़ा और हद पार करने की कोशिश की, तो हुरिया ने फौरन उसे पीछे धकेलते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था। शहीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो धमकी अवेज लहजे में बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे थप्पड़ मारकर बच जाओगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें मेरे साथ इस तरह पेश आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। होरिया ने खौफ के बावजूद हिम्मत ना हारी और कहा, शादी का मतलब ये नहीं कि आपको मेरे जिस्म और मेरी मर्जी पर कोई हक मिल गया है। मैं आपको अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगी। शहीर ने गुस्से में उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, तो होरिया ने पूरी कुव्वत से खुद को छुड़वाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर वो फिर उसके पीछे लपका। हुरिया के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई और उसके लबों से एक चीख निकल गई। उसे अब यकीन हो चुका था कि अगर वो फौरन मदद हासिल न कर सकी तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है। तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या इस अबाया और हिजाब में? हमारा तो इस दुपट्टे में भी सांस बंद हो रहा है। पता नहीं तुम इतनी धूप और गर्मी में मोटा अबाया और हिजाब पहन कैसे आ जाती हो। हुरिया जो अभी अभी स्कूल से कॉलेज में दाखिल हुई थी, अपनी दोनों सहेलियों आरफा और नूर के साथ खड़ी थी। दोनों ने उसे देखते ही यही सवाल किया। हुरिया ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली। दोनों इस वक्त कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, मगर उनका लिबास काफी चुस्त था, जिसके बायस उनके जिस्म के खदोखाल नुमाया हो रहे थे। खुले बाल, हल्का सा मेकअप और बिना सवारा अंदाज उनके रोजमर्रा का मामूल था। वो खास तौर पर मेकअप इसलिए किया करती थी कि कॉलेज के लड़कों को मुतासिर कर सके। ताहम जैसे ही वॉइस प्रिंसिपल का राउंड शुरू होता, फौरन टिश्यू पेपर से मेकअप साफ करके फेंक देती थी। ये शहर का एक मशहूर और मारूफ कॉलेज था, जहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते थे। मगर इस पूरे कॉलेज में हुरिया वाहिद लड़की थी जो बाकायदगी से अबाया और नकाब करके आती थी। सहेलियों की बात सुनकर हुरिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ गर्मी तो लगती है, लेकिन मैं गर्मी की वजह से अल्लाह ताला को नाराज तो नहीं कर सकती ना। जरा खुद सोचो, क्या मैं सिर्फ गर्मी से बचने के लिए अबाया उतार दूं, बाल खोलकर बाहर घूमूं और फिर आखिरत में उसका जवाब दूं? नहीं बाबा, मुझे तो सीख कबाब बनने का कोई शौक नहीं है। ये कहते हुए उसने बेख्तियार छड़ड़ी ली, तो आरफा और नून एक दूसरे की तरफ देखकर नाक मुंह चढ़ा दिया। जिस माहौल में हुरिया पली भड़ी थी, वहाँ अक्सर लोग सिर्फ नाम के मुसलमान थे, मगर उनके किरदार और मालूमात में इस्लाम की झलक बहुत कम दिखाई देती थी। हुरिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, शहर में रहती थी और ऐसे कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ लड़के लड़कियां साथ तालीम हासिल करते थे। लेकिन उस सब के बावजूद वह सबसे मुनफरिद थी। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी और अपनी हदूद का खास ख्याल रखती थी। लेक्चर के दौरान भी वो हमेशा अपनी पढ़ाई से मतलब रखती और गैर ज़रूरी मेल जोल से दूर रहती। 17 साल हुरिया सेकेंड ईयर की तालिबा थी और पेपर्स के बाद अभी उसकी नई क्लासेस शुरू हुई थी। क्लास में मौजूद 3 लड़के
काफ़ी अरसे से हुरिया को ख़ास नज़रों से देखते थे। जब भी वो उसे कॉलेज आते-जाते देखते, आपस में सरगोशियाँ कर शुरू कर देते। एक दिन उनमें से एक ने कहा, यार, बहुत हुस्न देख लिया, मगर इस पर्दे के पीछे छुपे चेहरे को देखने की ख्वाहिश, शायद ख्वाहिश ही रह जाएगी। 1 साल से उसे यहाँ देख रहे हैं। मजाल है जो कभी उसने नकाब हटाया हो। कभी नकाब तो कभी मास्क, हर वक्त चेहरा छुपाए रखती है। तीनों लड़के इंतहाई बदतमीज और औबाश तबीयत के थे और हुरिया को बुरी नजरों से देखते थे। उसके अबाया की वजह से वो उसके जिस्म के खदोखाल भी वासिया तौर पर नहीं देख पाते थे, जिस पर उनकी बेचैनी मजीद बढ़ जाती थी। इन्हीं में से एक लड़के ने अपने साथियों से कहा, अली यार, कब तक तरसते रहेंगे? मैं तो कहता हूँ आज इसे रास्ते में रोक लेते हैं। वैसे भी ये कौन सा अपने बाप या भाई के साथ आती है, लोकल गाड़ी में अकेली आती जाती है। किसी बहाने उससे पकड़कर रास्ते में आने वाली वैरान स्कूल की इमारत तक ले जाएंगे। ये कहते हुए वो इंतहाई घटिया अंदाज में हंसा, तो बाकी दोनों भी उसकी बात पर हंस पड़े थे। उनकी खौफनाक हंसी से हुरिया बेख्तियार कांप उठी थी। हालांकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दोनों उसके बारे में किस कदर खतरनाक इरादा रखते हैं। कॉलेज से छुट्टी हुई तो हुरिया ने फौरन अपना नकाब दुरुस्त किया और बाहर निकला। सामने ही उसकी वैन खड़ी थी, मगर लड़कियों का काफी रश था। वो अभी तक वैन की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि एक लड़का उसके पास आकर मासूमियत से बोला, हुरिया बाजी, कहाँ जा रही हैं आप? आपके बाबा तो इधर पिछली गली में खड़े हैं। रश बहुत ज्यादा है ना, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं। लड़के की बात और उसके मासूम अंदाज पर हुरिया के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। एक लंबे अरसे के बाद उसके वालिद जावेद साहब खुद उसे लेने के लिए कॉलेज आए थे। उन्हें देखते ही हुरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपना बैग मजबूती से कंधे पर डाला ही था कि दूसरी तरफ से एक वैन अचानक उसके करीब आकर रुकी। उसमें बैठे वही 3 औबाश लड़के थे, जिन्होंने फौरन हुरिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। हुरिया खौफ से चीख उठी थी, बचाओ, प्लीज हेल्प मी, मुझे छोड़ो। वो पूरी कुव्वत से मज़ाहमत कर रही थी, मगर एक लड़के ने उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि यूनिफॉर्म की आस्तीन फट गई और उसकी जल्द पर उंगलियों के निशान पड़ गए। हुरिया ने दूसरे हाथ से वैन का दरवाज़ा मजबूती से पकड़ लिया था और खुद को अंदर जाने से रोक रही थी, जबकि आसपास खड़े लोग खामोश तमाशाई बने ये मंजर देख रहे थे। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो कोई फासले पर खड़ा सब कुछ देखता रहा, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि आगे बढ़कर उन लड़कों को रोक सके। एक लड़के ने ड्राइवर को चीख कर कहा, गाड़ी चला दे, उसे यहाँ से ले चल। ड्राइवर ने जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ाने की कोशिश की, अचानक एक दूसरी तेज गाड़ी सामने आकर वैन से टकरा गई थी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया और ड्राइवर भी गाड़ी में फंसकर दर्द से चीखने लगा। जोरदार झटके से हुरिया भी सड़क पर जा गिरी। इस लम्हे दूसरी गाड़ी से एक बार रोब शख्स बाहर निकला। वो उम्र में खासा बड़ा होने के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत और पुरजोश दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और बगैर किसी खौफ के इन तीनों लड़कों की तरफ बढ़ा। हुरिया ने अपने माथे से बहते खून को हाथ से साफ किया और जब नजरें उठाई तो सामने अपने वालिद जावेद साहब को खड़ा पाया। वो गुस्से से बेकाबू थे और इन लड़कों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। चंद ही लम्हों में उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी थी, जिसके बाद तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुरिया फौरन अपने वालिद से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। जावेद साहब ने अपनी वेस्ट कोट उतार कर बेटी के कंधों पर डाल दी और उसे तसल्ली देने लगे, मगर उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि अगर वक्त पर वो वहां ना पहुंचते तो आज ना जाने क्या हो जाता। उन लड़कों में से एक अमीर बाप का बेटा था जो पुलिस के हवाले किए जाते वक्त भी अपनी घटिया सोच से बाज न आया और हुरिया के वालिद को धमकाने लगा कि इस वाक़ये का बदला ज़रूर लेगा। जावेद साहब ने गुस्से से उसे सख्ती से डांटते हुए कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से शरीफ घरानों की बेटियां महफूज महसूस नहीं करती। याद रखो, मेरी बेटी हो या किसी और की, अगर किसी ने किसी लड़की को बुरी नज़र से देखा या उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कानून के सामने उसे जवाब देना होगा। पुलिस उसे वहां से ले गई, मगर इन दोनों तीनों में मौजूद उसामा जाते जाते गुस्से से कह गया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। याद रखना। जावेद साहब भूरिया को घर ले आए तो वो मुसलसल रो रही थी। घर पहुंचते ही वो अपनी वालिदा रक्षदा बेगम के सीने से लिपट गई और सिसकियां लेने लगी। जावेद साहब भी थके और परेशान अंदाज में
सोफे पर बैठ के और अपनी अहलिया से पानी का ग्लास मांगा। उन्हें बार बार यही ख्याल सता रहा था कि अगर वो चंद लम्हे देर से पहुंचते तो न जाने उनकी बेटी के साथ क्या हो जाता। दूसरी तरफ रक्षंदा बेगम ने जब हुरिया के फटे हुए यूनिफॉर्म और उसके बाजू पर पड़े जख्मों के निशान देखे तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और उन्होंने बेटी को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। इस हादसे ने हुरिया के दिल में शदीद खौफ पैदा कर दिया। वो कांपती हुई बोली, मामा पापा, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। मुझे मजीद नहीं पढ़ना। मुझे हर वक्त डर लगता रहता है कि वो लोग दोबारा मेरे सामने ना आ जाएं। उसके बाद हुरिया तकरीबन घर तक महदूद हो गई और कॉलेज जाने से साफ इनकार करने लगी। कई माह गुजर गई मगर उसका खौफ कम न हुआ। एक शाम जावेद साहब ने महसूस किया कि मुसलसल घर में रहने से हुरिया मजीद परेशान हो रही है। चुनाचा वो उसे और रक्षंदा बेगम को कुछ देर के लिए बाहर ले आए ताकि उसका दिल बहल सके। मगर उन्हें क्या खबर थी कि दूसरी जानिब उसामा भी मौके की तलाश में बैठा हुआ था। वो अमीर बाप का बेटा होने की वजह से उसी रात जमानत पर हवालात से बाहर आ चुका था और उसके दिल में बदले की आग अभी तक भड़क रही थी। हुरिया अपने वालिदैन के साथ बेखबर आगे बढ़ रही थी जबकि उसामा दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और किसी खतरनाक मौके का इंतजार कर रहा था। मगर गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि सुनसान रास्ता देखते ही उसामा ने फौरन अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी और फिर जवाद साहब की गाड़ी पर फायर कर दिया। गोली सीधी जाकर टायर पर लगी और टायर फट गया, जिसके साथ ही गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से उतरती हुई सीधी खेतों में जा घुसी और एक बड़े पीपल के दरख्त से जा टकराई। दिल खराश चीखों से पूरा माहौल गूंज उठा। रक्षदा बेगम खौफ के मारे ही बेहोश हो चुकी थी, जबकि कांच के टुकड़े उनके चेहरे और गले में पवस्त हो गए थे। हुरिया खुद भी बुरी तरह जख्मी थी मगर फिर भी अपनी तकलीफ भुलाकर अपने माँ बाप को देखने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी कि तभी उसामा वहां पहुंच गया। इस बार उसने अपना चेहरा भी नहीं ढांपा हुआ था। जवाद साहब की सांसें चलती देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वह पहले हुरिया को देखने लगा, फिर जवाद साहब ने कपकपाते हुए अपना हाथ उसामा की तरफ बढ़ाया जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। मगर उसामा ने फौरन फायर कर दिया। हुरिया अपने बाबा को पुकारती हुई आगे बढ़ी और जख्म होने के बावजूद उसामा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। इसी हाथ पाई के दौरान गोली चल गई जो उसामा के सीने में जा लगी। सर पर लगी गहरी चोट के बायस हुरिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो आखिरी कोशिश करते हुए अपने मामा बाबा की तरफ बढ़ना चाहती थी मगर वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। तकरीबन 5 घंटों तक वहां कोई न पहुंचा। फिर जब कुछ लोगों की नजर हादसे का शिकार गाड़ी पर पड़ी तो उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। हुरिया को जब होश आया तो वो रोते हुए अपने माँ बाप को पुकारने लगी और चीख चीख कर पूछने लगी कि मेरे मामा बाबा कहाँ हैं। उसामा ने उसे मार दिया था। नर्स उसे संभालने की कोशिश करने लगी मगर हुरिया की हालत मुसलसल बिगड़ रही थी। चुनाचा उसे सुकून देने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जवाद साहब और रक्षंदा बेगम इस हादसे में मौजूदा मौका पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। एक हंसता बसता घर अचानक उजड़ चुका था। दूसरी तरफ आलमपुर गांव में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। इफ्तिखार साहब दालान में बैठे अखबार का मुतालिया कर रहे थे जबकि पास ही उनकी अहलिया सुल्ताना बेगम चाय पी रही थी कि अचानक शहर से एक कॉल आई। नंबर जवाद साहब का था। चूंकि दोनों भाइयों का मामूल था कि हर एक दो दिन बाद एक दूसरे से राबता जरूर करते थे, इसलिए इफ्तिखार साहब मुस्कुराते हुए बोले, अरे देखो भाई, मैं अभी अपने भाई को याद कर रहा था और इसी वक्त उसकी कॉल भी आ गई। मगर जैसे ही फोन कान से लगाया अगले ही लम्हे उनका पूरा वजूद कांप उठा था। सामने से मिलने वाली खबर ने जैसे उनके कदमों तले से जमीन खींच ली। वो बेयकीनी से बोल उठे, ये क्या कह रहे हो? जवाद को कुछ नहीं हो सकता। मेरा भाई बिल्कुल ठीक ठाक था। अभी कल रात ही तो मेरी उससे बात हुई थी। चंद ही लम्हों में पूरे घर में कोहराम मच गया था। फौरन गाड़ियां निकलवाई गई और सब लोग शहर की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचकर मालूम हुआ कि उनके भाई और भाभी का जनाजा रखा जा चुका था, जबकि पास ही जख्मों और पट्टियों में लिपटी हुई हुलिया खामोश बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर अपने ताया पर पड़ी वो बेख्तियार चीखती हुई उनसे लिपट गई और रोते हुए उन्हें एक एक करके बताने लगी कि आखिर उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। इधर उसामा भी मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो चुका था।
हुरिया की दर्द भरी चीखें सुनकर बाहर बैठा शहीर खानजादा भी तड़प उठा। वो अपनी कनपटी पर हाथ फेरते हुए फौरन उठा और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ लाउंज में आ गया। मगर सामने हुरिया को जख्मों से चूर और रोता देखकर एक पल के लिए वो वहीं रुक गया। बचपन में कहीं दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद हुरिया अपने माँ बाप के साथ शहर चली गई थी और अब बरसों बाद वो उसे अपने सामने देख रहा था। शहीर खुद गांव का रहने वाला था, मगर शहर की लड़कियों के बारे में उसके ज़हन में हमेशा एक अलग ही तस्वुर रहता था। वो सोचता था कि अगर कभी शादी करेगा तो किसी शहरी और पढ़ी लिखी लड़की से करेगा। उसके ख्याल में शहरी लड़कियां जदीद, खूबसूरत और शौक मिजाज होती हैं। गांव की लड़कियों के बरक्स जिंदगी और रिश्तों को ज्यादा रोमानवी अंदाज में समझती हैं। और शहीर खानजादा खुद भी इंतहाई रोमांटिक मसाज रखने वाला शख्स था। उसने हमेशा अपने जहन में एक ऐसी शरीक हयात का तस्वुर सजा रखा था जो उसकी जिंदगी को मोहब्बत और रोमांस से भर देगी। चंद रोज पहले ही तो उसके माँ बाप ने कहा था कि हम तुम्हारे रिश्ते की बात हुरिया से करते हैं। खैर से वो भी अब 17-18 साल की हो चुकी है। मंगनी कर देंगे और कुछ दिनों बाद शादी कर देंगे। ये सुनते ही शहीर का मन मचल उठा था और उसके जहन में 100% यकीन था कि हुरिया यकीनन पैंट शर्ट पहनती होगी, टाइट कपड़े, खुले बाल और बहुत तेज तरार किस्म की लड़की होगी जो मर्द को कभी बोर नहीं होने देती। मगर आज अपने चचा को कंधा देखकर जिस वक्त वो जनाजा उठाने लगा तो सामने हुरिया अपने माँ बाप के जनाजों से लिपटी रोती हुई नजर आ रही थी। एक ही पल में उसकी कुल कायनात उजड़ चुकी थी। मगर शायद यही नसीब का लिखा था। दोनों को कब्रिस्तान की तरफ दफनाने के लिए ले जाया गया था। तो हुरिया अपनी ताई के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अब उस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। 3 रोज तक वो सभी वहीं पर रहे और फिर इफ्तिखार साहब ने हुरिया से कहा, देखो बेटा, जिसने जाना था वो तो चला गया। ये दुख शायद अब उम्र भर तुम्हारा साथ रहेगा, मगर अब मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम हमारे साथ गांव चलोगी? हुरिया ने एक नज़र उस घर को देखा जहां उसका बचपन गुजरा था। फिर एक गहरी सांस खारिज की और खामोशी से अपना सामान समेटने लगी। पिछले 3 रोज से शहीर भी उससे देख रहा था। सादा सी शलवार कमीज में और सर पर दुपट्टा रखने वाली हुरिया ने जब घर से बाहर निकलने से पहले अबाया लिया तो वो हैरत से चौंक पड़ा और पूछने लगा, तुम अबाया पहनती हो? उसके सवाल पर हुरिया फौरन बोली, जी, मैं मुकम्मल पर्दा करती हूँ। ये सुनकर ही शहीर के माथे पर बल पड़ गए थे और पूरे रास्ते उसके जहन में अजीब अजीब ख्यालात गर्दिश करते रहे। घर पहुंचते ही शहीर के साथ वाले कमरे को हुरिया लिए दे दिया गया था। कुछ रोज बाद इफ्तिखार साहब अपनी बीवी और बेटी से कह चुके थे, बस जैसे ही मेरे भाई का 40वां गुजरता है मैं हुरिया को अपने घर की बहू बना लूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि दोनों बच्चे खुश रहें। सुल्ताना बेगम भी शौहर की बात से इत्तेफाक कर चुकी थी, मगर शहीर के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो फौरन बोला, अम्मा, मैंने कहा था ना आपको कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। ये तो कहीं से भी वैसी नहीं है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला हिसाब हो गया। ये तो बिल्कुल सादा सी लड़की है, ना उसे पहनने ओढ़ने की तमीज है। इतने खुले कपड़े पहने हुए हैं जैसे किसी खैमे को पहन रखा हो। मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए। बस मैं ऐसी वो लड़की के साथ शादी नहीं करने वाला। उसकी ये बात सुनते ही इफ्तिखार साहब गुस्से में आ गए और सख्त लहजे में बोले, खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो ये मेरी भतीजी है और हमेशा इस घर में मेरी बेटी और तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी। अगर तुमने जरा भी तकरार की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। आज तक तुम्हारी बेजा ख्वाहिशें पूरी कर करके तुम्हारी माँ ने तुम्हें लोफर और बिगाड़ दिया है, मगर इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अपने बाप से वो पहले ही बहुत कतराता था, इसलिए मजीद बहस किए बगैर चुपचाप अपने कमरे में आ गया। बिलाशुबा हुरिया हसीन थी, मगर शहीर के नज़दीक वो बिल्कुल ही सादा और भोली भाली थी। उसने मोबाइल उठाया और टिकटॉक पर वीडियोस देखने लगा तो एक बार फिर शहरी लड़कियों की वीडियोस सामने आने लगी। छोटे छोटे कपड़े, खुले बाल और उनकी दिलकश अदाएं देखकर वो सोचने लगा कि उसे तो बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी लड़की से शादी करनी थी। कुछ रोज बाद हुरिया के वालिदैन का 40वां भी गुजर चुका था और वो अपने माँ बाप के गम में घुली रहती। कभी नवाफिल पढ़ती तो कभी कुरान पाक खोल कर बैठ जाती। उसे उन दोनों की बहुत याद आती थी। एक शाम जब वो किचन में काम कर रही थी तो शहीर उसके करीब आकर खड़ा हो गया।
और पूछने लगा, क्या तुम्हें मेरे साथ शादी करने पर कोई एतराज़ है? हुरिया ने फौरन नज़रें झुकाकर जवाब दिया, जी नहीं, मेरे बड़ों ने जो फैसला कर दिया है, मुझे वही मंज़ूर है। 17 साला पतली सी लड़की के मुंह से ये जवाब सुनकर शहीर एक लम्हे को चौंका, फिर बोला, सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। हुरिया ने निहायत संजीदगी से कहा, अगर आपको इस शादी से मसला है तो आप खुद अपने माँ बाप को मना कर दीजिए, मगर मैं अपने बड़ों के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। वो इतने सख्त अंदाज में बोल रही थी जैसे शहीर का उसकी जिंदगी में होना या ना होना उसके लिए कोई खास मायने ही न रखता हो। शहीर कहने लगा, देखो, मुझे मॉडल लड़कियां पसंद हैं, शौक अंदाज रखने वाली, जदीद लिबास पहनने वाली और अपने शोहर की पसंद का ख्याल रखने वाली। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, घबराकर हुरिया ने उसे देखा और फिर कहने लगी, आप मुझसे ऐसी बातें मत करें, प्लीज यहाँ से चले जाएं। मुझे शादी से पहले मंगेतरों का इस तरह बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर शहीर के माथे पर बल पड़ गए थे। वो हुरिया की कमजोरी भांप चुका था और अब इसी बात के चक्रों में था कि किस तरह इस लड़की को इतना मजबूर कर दे कि वह खुद ही शादी से इनकार कर दे। और ये सब कुछ उसे अपने माँ बाप की नजरों से बचकर करना था। हुरिया के दिल में शहीर के लिए किसी भी तरह के कोई जज्बात नहीं थे। वो तो अभी अपने माँ बाप के गम से ही नहीं निकली थी और ना ही उसामा की दी हुई तकलीफों को भुला पाई थी। अभी भी वो अपने माँ बाप के तस्वीर मोबाइल में देखते हुए आंसू बहा रही थी और इसी दौरान न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। रात के किसी पहर धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खुला। उसने अपना कमरा लॉक नहीं किया था और शहीर इसी वक्त उसके कमरे में दाखिल हो गया। हर वक्त खुद को दुपट्टे में लपेट कर रखने वाली हुरिया इस वक्त बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी और उसके खूबसूरत बाल खुले हुए थे। शहीर की नजर उस पर पड़ी तो उसके दिल में अजीब से ख्यालात उभरने लगे। वो कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा और हुरिया को जगाने की कोशिश की। नींद में उसे कुछ अंदाजा न हुआ और वह बदसतूर सोई रही। मगर जब शहीर ने उसके करीब होकर उसे छूने की कोशिश की तो हुरिया बेख्तियार चौंक कर सीधी हो गई। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह चंद लम्हों के लिए उसे ख्वाब ही समझती रही। मगर जब शहीर को अपने बेहद करीब देखा तो फौरन उसकी आंखें खुल गईं। वो घबराकर पीछे हटने लगी और उसके लबों से चीख निकलने वाली थी कि शहीर ने उसे खामोश करवाने की कोशिश की। हुरिया ने पूरी ताकत से खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की और उसे दूर धकेलना चाहा, मगर शहीर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। वो कहने लगा, ये क्या जंगली बिल्ली की तरह पंजे मारने का सोच रही हो? होने वाला शोहर हूं तुम्हारा, इतना तो हक बनता है मेरा कि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। वो मुस्कुराता हुआ बोला था, जबकि हुरिया तो यूं थी जैसे काटो तो लहू न निकले। उसे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका कजन शहीर उसके साथ इस तरह की हरकत कर सकता है। वो थर थर कांपने लगी और खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए पीछे हट गई। फिर गुस्से और खौफ से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? मैं अभी तायाजान को जाकर बताती हूँ, मेरी इज्जत यहाँ महफूज नहीं है। मैं आप जैसे शख्स को कभी भी अपना शोहर मान ही नहीं सकती। वो जैसे ही वहां से उठने लगी तो शहीर ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और धमकी अमेज लहजे में कहने लगा, खबरदार, मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ भड़काया तो ये मत भूलो कि इस खानदान का इकलौता वारिस मैं ही हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है। जाओ, जाकर इनकार कर दो शादी से, मुझे क्या। मैं भी तुम जैसी इतनी पेंडू लड़की से शादी नहीं करने वाला जो शहर में रहते हुए भी इस कदर डरपोक है। चलो शाबाश, जाओ। हुरिया फौरन वहां से उठ खड़ी हुई, दुपट्टे को अपने गिर्द मजबूती से लपेटते हुए वह सीधा अपने ताया ताई के कमरे की तरफ जाना चाहती थी, मगर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम रुक गए। वो गहरे गहरे सांस लेते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांसें बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अगर वो ताया ताई को सब कुछ बता देती तो न जाने वो उसके बारे में क्या सोचते। आखिरकार बात उनके बेटे की इज्जत तक पहुंचती थी। भला ऐसा शातिर बेटा कुछ भी इल्जाम लगा सकता था। अभी वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी कि पीछे से शहीर भी आ गया। तंसिया अंदाज में कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? कदम रुक क्यों गए? जाओ ना, जाकर लगाओ मेरी शिकायत। मैं तो बाज नहीं आने वाला। बेहतर है कि चुपचाप मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाओ। मैं तुम्हें बस शादी से पहले एक दफा जानना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम कैसी हो।
मगर हुरिया ने अगले पल उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसे धक्का देकर फौरन अपने कमरे में भाग आई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। उसने सारी खिड़कियाँ और दरवाज़े अच्छी तरह बंद किए और फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। सारी रात वो सो नहीं पाई थी। उसे हर वक़्त यही खौफ सताता रहा कि न जाने कब और कहाँ से शहीर आ जाए। जीवन साथी को लेकर उसके भी कुछ ख्वाब थे। वो तो हमेशा यही चाहती थी कि जो शख्स उसकी ज़िंदगी में शामिल हो, वो उसकी तरह 5 वक़्त का नमाज़ी हो, इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने वाला हो। मगर शहीर तो उसके अंदाज़े से बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकला था। उसे ये खौफ भी सताने लगा था कि कहीं वो उसके साथ वक़्त गुज़ारने के बाद उसे तन्हा छोड़ ना दे। रोते हुए वो अपने माँ-बाप को पुकार रही थी, जो उस भरी दुनिया में उसे तन्हा छोड़कर जा चुके थे। अगले रोज़ वो बहुत देर बाद अपने कमरे से बाहर निकली। सुल्ताना बेगम को देखकर उसका जी चाहा कि वो उन्हें सब कुछ बता दे, मगर सुल्ताना बेगम ने उसके सामने शहीर की तारीफ़ें शुरू कर दी और कहने लगी, बस सारी दुनिया एक तरफ और मेरा शहीर एक तरफ। ये सुनकर हुरिया खामोश हो गई और शायद इसी अंदाज ने नहीं कहा था। उसको यही खामोशी उससे आगे चलकर कितने बड़े खुमियाजे से दो चार करने वाली थी। जब भी शहीर घर आता, हुरिया को तंग करने का कोई ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। जबकि हुरिया एक नेक लड़की थी और सोमो सलात की पाबंद थी। शहीर जानबूझकर रात को लॉन में बैठकर सिगरेट पीता और कभी-कभी तो अपने पास से आरंग की बोतलें भी रख लेता। सामने वाली खिड़की से हुरिया उसे ये सब कुछ करते हुए देख चुकी थी। वो सोचने लगी कि शायद गांव के जागीरदार ऐसे ही होते हैं। शायद ताया अब्बा ने ही उसे कुछ ज्यादा ढील दे रखी है। मगर उसका दिल किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं था। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर चल रही थी। अगले रोज जब शहीर घर आया तो हुरिया ने हिम्मत करके सुल्ताना बेगम के सामने बात की। ताईजान, आपको पता है ये रात को सिगरेट पीते हैं और उन्होंने अपने पास वो काले रंग की बोतलें भी रखी हैं। वो ये सोचकर बता रही थी कि शायद सुल्ताना बेगम को इस बारे में मालूम नहीं और वो शहीर को डांटेंगी। मगर सुल्ताना बेगम ने फौरन उसे घूर कर देखा। उसका हाथ दबाते हुए बोली, अरे चुप, अगर तुम्हारे ताया ने सुन लिया तो जान ले लेंगी उसकी। तुम्हें अगर ये बात करनी थी तो तब करती जब मैं अकेली थी। ताई की डांट पर हुरिया सहम गई। फिर सुल्ताना बेगम ने बेनियाजी से कहने लगी, पागल हो गई है क्या? मुझे सब पता है कौन सा ये रोज रोज पीता है। बस ये मर्दों की आदत है और वैसे भी हम जैसे खानदानी लोगों की तो यही शान होती है। अगर वो पी रहा है तो तुम्हें उससे मसला नहीं होना चाहिए। और हाँ, देखो मेरे बच्चे को आजकल की शहरी लड़कियां पसंद है, इसीलिए वो तुमसे जरा उखड़ा उखड़ा रहता है। थोड़ी बहुत अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, खुद को मॉडर्न बनाओ और ये पर्दा करना छोड़ दो। ऐसे ही अच्छी लगोगी। सुल्ताना बेगम ने भी हुरिया से ये अल्फाज कह दिए थे। वो कभी भी खुद को दूसरों की खातिर बदलना नहीं चाहती थी, मगर सबकी बातों ने उसे एक फैसले तक जरूर पहुंचा दिया था। शहीर को भी न जाने उसे तंग करके क्या सुकून मिलता था। उसे यहाँ आए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक उसने कभी उसके कमरे में दोबारा जाने की सहमत नहीं की थी। उस शाम घर में कोई नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि इस मोहतरमा को नकली छिपकली से डराता हूँ, पता तो चले करती क्या है। वो बगैर कदमों की चाप पैदा किए उसके कमरे में जाकर बेड पर बैठ चुका था। इस वक्त किचन का सारा काम समेटने के बाद हुरिया नहा धोकर वॉशरूम से बाहर निकली तो तौलिया साथ ले जाना भूल चुकी थी। गीले बालों ने उसके कपड़ों को भी पीछे से भिगो दिया था। जैसे ही वो अपने ध्यान में बाहर निकली और खुद को आईने में देखा, तभी उसकी नजर आईने में नजर आते शहीर पर पड़ी, जो बेख्तियार उसे देख रहा था। वो तो उसे सरप्राइज देना चाहता था, मगर इस मंजर को देखने के बाद खुद ही सरप्राइज हो चुका था। आज दूसरी बार था जब वो उसके खुले बालों और भीगे लिबास को देख रहा था। हुरिया फौरन चीखी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई शर्म नहीं है आपको? कितनी बार मना कर चुकी हूँ मेरे कमरे में मत आया करें। चाहते क्या हैं आप? क्यों मेरी जिंदगी यहाँ पर तंग कर रहे हैं? वो चीखी थी, मगर फौरन शहीर ने जवाब दिया, ये मेरा घर है। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ बगैर किसी इजाजत के आ सकता हूँ। और वैसे भी ये मेरी होने वाली बीवी का कमरा है। मैं तो आज मौके पर चौका मारने आया था। तुम्हारे साथ कुछ लम्हे गुजारना चाहता था, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम कैसी हो, कैसा मिजाज रखती हो और मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो। हुरिया ने आज खामोशी का लिबाता उतार फेंका था। कहने लगी कि चले जाएं यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے ڈر سے شادی سے انکار کر کے سب کی نظروں میں بری بن جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ انکار کریں گے، سمجھے؟ آپ خود اپنے ماں باپ کے سامنے شادی سے انکار کریں گے۔ وہ انگلی اٹھا کر اس سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی فوراً دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپا بھی رہی تھی، مگر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اگلے ہی پل اسے مزید خوفزدہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے سامنے تم ایک تتلی کی مانند ہو۔ اگر چاہوں تو 2 منٹ میں تمہارے یہ پر توڑ سکتا ہوں، سمجھی؟ یا تو میرے لیے خود کو بدل دو یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ آپشن اب تمہارے پاس ہے۔ میں نے رکھ دیا ہے اپنے آپ کو ہر ایک پردے سے آزاد کر کے۔ میرے سامنے آؤ، مجھے سیٹسفائیڈ کرو اور بتاؤ کہ تم واقعی شہیر خان زادہ کی امیدوں پر پورا اترتی ہو اور شادی کے بعد اسے بہت سیٹسفائیڈ کرو گی، اسے کبھی بور نہیں ہونے دو گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتی تو وہ ہے دروازہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ میں تم جیسی بہن جی ٹائپ لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو شہیر کو بے چین کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، باہر گاڑی کی آواز آئی۔ تایا اور طاہر جہاں گئے تھے وہاں سے واپس آ چکے تھے۔ شہیر کہنے لگا، اور شیٹ، اگر 10 منٹ اور لیٹ آتے تب تک میں تمہارا ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر لیتا۔ یہ کہہ کر وہ اسے پوری طرح خوف زدہ کر چکا تھا۔ حوریہ کا سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر سوچ چکی تھی کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ شہر میں اس کا اپنا گھر تھا، وہ وہاں جا کر رہ لیتی، لیکن اب یہاں پر رہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ تایا اور تائی نے اس کے ساتھ جو نیکی کی تھی وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، مگر شہیر، اس کے دل میں شہیر کے لیے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ شہیر اسے جی بھر کر سچ کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ چکا تھا، جو ایک فیملی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تھے۔ وہ ہنس کر اپنے ماں باپ کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد حوریہ کو بھی دیکھ رہا تھا، جو چپ چاپ سب کے لیے کھانا بنا کر ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ جب سب کھانے کے لیے بیٹھے تو سلطانہ بیگم نے اسے بھی کھانے کو کہا، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ باقی سب کھانا کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ شہیر نے جب سے اسے اس حالت میں دیکھا تھا، مزید خود پر قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ بار بار دل اسے غلط راستے کی طرف اکسا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں رکھ چکا تھا۔ گاؤں میں جب دوستوں کے ساتھ مل کر محفل لگتی تو رات گئے تک شہر سے حسینوں کو بلایا جاتا، جو پوری پوری رات ناچتی رہتی اور اپنی اداؤں سے اس گاؤں کے امیر کبیر لڑکوں کے دل بہلاتی رہتی۔ خاندان کے باقی سارے لڑکے پڑھے لکھے تھے، مگر واحد شہیر تھا جس نے آگے کی پڑھائی نہیں کی تھی۔ بمشکل میٹرک کر کے اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ شکل و صورت اور روب دبدبے میں بالکل جاگیردار کے تخت پر فٹ آتا تھا، مگر پڑھائی کے معاملے میں بالکل ہی زیرو تھا۔ رات کے تقریباً 11:45 کا وقت تھا جب شہیر نے ایک بار پھر اس کمرے میں جانے کا سوچا۔ کمرہ اندر سے لاک تھا، لیکن اس کے پاس سوریا کے کمرے کی ایک اور چابی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے بستر پر وہ کمفرٹر اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر کمفرٹر ہٹایا تو اسے دھچکا سا لگا تھا، کیونکہ وہاں پر تکیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ پورے گھر میں فوراً اسے ڈھونڈنے لگا۔ واش روم میں دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اصل ہوش تو اسے تب اڑے جب اس نے دیکھا کہ الماری میں اس کے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ پہلے تو وہ پریشان ہوا، لیکن اگلے ہی پل سوچنے لگا کہ اچھا ہوا یہ خود ہی چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شاید شہیر خانزادہ کی پلاننگ کام کر گئی تھی۔ وہ ہنستا وہ اسی بیڈ پر گرا اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چپ چاپ کمرے کی سیٹنگ دوبارہ ویسے ہی کر دی جیسے حوریہ کر کے گئی تھی، پھر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اگلی صبح حویلی میں کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم گھبرائی ہوئی تھی، افتخار صاحب حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور شہیر معصوم بنا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ وہ بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی عاشق تھا، میں اکثر اسے فون پر بات کرتے ہوئے بھی دیکھتا رہا، مگر صرف اور صرف آپ دونوں کی عزت کی وجہ سے چپ رہا کہ چلو مجھ سے شادی کر لے گی تو ساری عادتیں چھوڑ دے گی۔ مگر دیکھ لیا کہ شہری لڑکی تھی، من مومنا تھا، مگر کرتوت کافروں والے تھے۔ تبھی تو دیکھیے کیسے سب کا منہ کالا کر کے جا چکی ہے۔ افتخار صاحب اپنی بھتیجی کو کچھ خاص جانتے نہیں تھے،
बस बचपन से ही वो उससे अलग रहे थे, इसलिए उसका किरदार कैसा था उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वो खुद भी काफ़ी परेशान हो चुके थे, मगर गैरत ऐसी आड़े आए आई कहने लगे, इसके लिए अब उस घर के दरवाजे बंद हैं। जिस आशिक के साथ गई है उसके साथ रहे। अगर मुझे पहले पता होता कि इसका कोई आशिक भी है तो मैं उसे यहाँ लाता ही नहीं, बल्कि वहीं पर उससे रुखसत कर देता। बिला वजह अपने बेटे पर उससे शादी करने के लिए सख्ती करता रहा। ये सब कुछ सुनकर शहीर के दिल को ठंडक पड़ गई थी। यही तो वो चाहता था, मगर एक बार भी उसने यही सोचा था कि रात की इस पहर हुरिया कहाँ गई होगी। वो लड़की जो कमरे में अंधेरा करने से भी डर जाया करती थी, जिसने आज तक बाहर की दुनिया और लोगों के रंग ढंग नहीं देखे थे, जिसका बाप साया बनकर हमेशा उसके साथ रहा था, वो कैसे और कहाँ गई होगी। पहले 2 रोज गुजरे, फिर 2 हफ्ते, यहाँ तक कि एक महीना गुजर चुका था। सबकी जिंदगी से तो जैसे हुरिया खत्म ही हो चुकी थी, मगर शहीद चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। बार बार उसके जहन में हुरिया को वो मासूम चेहरा आता, वो आंखें याद आती जब वो उसके करीब जाता, और वो बिल्कुल मासूम बच्ची की तरह कामती थी। वो तो उसे तंग करना चाहता था, मगर अब उसका ज़मीर धीरे-धीरे उसे मुलामत करने लगा था। आज उसके दोस्तों के साथ बैठक थी। गाँव में उनकी एक बड़ी दावत होने वाली थी। अपने दोस्तों और बाकी गाँव के जागीरदारों के साथ बैठा वो इस वक्त स्टीम रोस्ट खा रहा था, जब उसके एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार, इतनी बड़ी महफिल अगर सलान ने लगवा ही दी है, तो अगर 3-4 बच्चियां भी मंगवा लेता तो बात बन जाती। वो हंसकर बोला। शहीर ये सुनकर टिश्यू से अपने लब साफ करते हुए कहने लगा, हाँ मंगवा ही लेता हूँ। इसे यूं ठंडा पड़ा देखकर वो कहने लगा, क्या हुआ? काफी दिन से तुझे देख रहा हूँ, तेरे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। हर वक्त खोया खोया सा रहता है। तभी दूसरा दोस्त भी साथ लुकमा देते हुए कहने लगा, हाँ मुझे तो लगता है शायद भाई हाजी को प्यार हो गया है। शहीर साहब, जैसे तुम्हारी हालत रग लगी है, जब तक प्यार व्यार का चक्कर ना हो तब तक ऐसी कोई भी खोया खोया नहीं रहता। उनकी बात पर उसके ज़हन में हुरिया का ही चेहरा बुना था, लेकिन सर झटक कर वो कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी किसी बात ने अपनी बेटी पैदा ही नहीं की जो शहीर के होश उड़ा सके। मैं सिर्फ अपनी आंखें ठंडी करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर वो गहरी सांस खारिज कर चुका था। सामने 3 रक्साएं नाच रही थी और अपने जौहर दिखाकर यहाँ बैठे मर्दों के दिल उभारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि उसके साथ बैठे उसके दोस्त भी जाकर उन डांसर्स के साथ डांस करने लगे थे, मगर वो चुपचाप एक तरफ बैठा था। वरना उससे पहले तो लड़कियों के साथ नाचना और उन पर पैसे वार कर फेंकना उसका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। दिल में बेचैनी भरने लगी थी। न जाने उसे क्या ख्याल आया कि फौरन उस महफिल को छोड़कर उठाया था, मगर दोस्तों के सामने भरम भी तो रखना था। वो तो महफिल की जान था। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि अचानक उठकर कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा, नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। मुझे शायद नींद आ रही है। फिर कभी मिल बैठेंगे। महफिल छोड़कर वो घर आ चुका था और आकर बिस्तर पर गिरा, मगर सोने की कोशिश की तो कानों में सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। बार-बार हुरिया का चेहरा उसके सामने आ रहा था। समीर बार-बार मलामत कर रहा था कि वो इज़्ज़त थी तुम्हारी। क्यों? क्या किया तुमने ऐसा? क्या जानते भी हो कि वो आज कहाँ होगी? किस नौबत पर होगी? जाओ उसे वापस लेकर आओ। अंदर से आने की आवाज़ पर वो गहरी सांस खारिज करके उठ बैठा। अभी फजर की अज़ानें गूंज रही थी जब उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली और सुर्ख होती आंखों के साथ शहर की तरफ निकल गया। सड़कें इस वक्त कुछ सुनसान थी, इसलिए वो पूरी रफ्तार के साथ शहर की तरफ जा रहा था। 2 घंटों में वो इस इलाके में पहुंच गया जहां हुरिया के माँ बाप का घर था। एक गहरी सांस खारिज करके उसने पहले सोचा कि दरवाजे पर दस्तक दूं, फिर ये सोच कर रुक गया कि कहीं वो सो ना रही हो। मगर जैसे ही उसकी नजर घर पर पड़ी तो घर को ताला लगा हुआ था, वही ताला जो उन्होंने इस घर से निकलते हुए लगाया था। वो आसपास देखने लगा, दरवाजे पर दस्तक दी, मगर घर बिल्कुल यूं था जैसे कहीं माँ से खोला ही ना गया हो। सुबह हुई तो कुछ लोग वहां से गुजरने लगे। वो हुरिया के बारे में पूछने लगा, मगर उन लोगों का कहना था, हमने तो उसे काफी महीनों से नहीं देखा। यहाँ पर तो वो वापस दोबारा आई ही नहीं। यही वो वक्त था जब उसे अपने दिमाग में झटके लगते महसूस हुए थे। अगर वो यहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी? कहाँ ढूंढता वो उसे? कहाँ चली गई थी वो? उसने अपने कुछ और रिश्तेदारों से भी फोन पर बात की और बहाने से पूछा,
मगर किसी ने भी उसे हुरिया के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर खुद ही खुद से कहने लगा, अरे मैं क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ? मुझे क्या? मैं तो खुद चाहता था कि वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए। अभी वो गाड़ी एक तरफ खड़ी करके गाड़ी के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था कि अचानक से उसे अपने 3 दोस्त गाड़ी में दिखाई दिए। शहर में एक नया क्लब खुला था। वो इसी को देखने आए थे कि अगली बार गाँव में महफ़िल नहीं लगाएँगे, बल्कि असल मज़ा और सुकून तो यही क्लब्स में है। जब उन्होंने शहीर की गाड़ी को खड़ा देखा तो फ़ौरन अपनी गाड़ी रोक दी। उसका दोस्त अरसलान कार से उतरकर नीचे आया और कहने लगा, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुझे शहर आना था तो हमें बताता। मगर वो किसी तरह बात को टाल गया। वो तो हुरिया को बस किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था और ये भी सोच चुका था कि अपने माँ बाप को हकीकत बता देगा। मगर उसके दोस्त उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ क्लब की तरफ ले जाना शुरू हो चुके थे। मरता क्या ना करता। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, क्लब की रंग बिरंगी रोशनियां भी मजीद भड़कती चली जा रही थी। उस क्लब में दाखिल हुए तो वहां पर लड़के लड़कियां बिल्कुल ही पागल हो चुके थे। शहीर ने पहली बार ये सब कुछ देखा था। गांव में भी वो रक्साएं बुलाते थे, मगर वो इस कदर बेबाक नहीं होती थी। फिल्में देख देख कर उसने अपने जहन में अपनी बीवी को लेकर जो नक्श बना रखा था, ठीक वैसे ही कई लड़कियां उसे इस जगह पर नाचती हुई दिखाई दे रही थी। छोटे छोटे कपड़े, जीन्स शर्ट, बरहना कमर, फिर खुले बाल। एक लड़की दो तीन लड़कों के साथ मिलकर नाच रही थी। वो लड़के उसके वजूद के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपने हाथ रखकर नाच रहे थे, मगर उस लड़की को कोई मसला नहीं था। अपनी आंखों से पहली बार जब शहीर ने ये मंजर देखा तो वो झड़ड़ी लेकर रह गया। अपनी सोच पर खुद ही लानत भेजकर कहने लगा, लानत है तुझ पर शहीर खानजादा। तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने कैसे अपने लिए ये सोच लिया कि तू ऐसी बीवी से शादी करेगा? ये भी तो किसी की बहनें बेटियां हैं। कल को ये भी शादियां करेंगी। उन्हें तो अपने बाप भाई की इज्जत और गैरत का पास ही नहीं है। भला मैं ऐसी लड़की को कैसे अपना आइडियल मान सकता था? ये सब कुछ तो सिर्फ टीवी की हद तक ही अच्छा लगता है। शहीर अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि हुरिया एक बार फिर उसके जहन में आई और दिल तक ठंडक उतर चुकी थी। कितनी मासूम और अच्छी लड़की थी वो, नेक। उसने तो कभी अपना बाल भी किसी गैर के सामने नहीं किया था, मगर मैंने उसके साथ क्या किया? ये सोचकर वो दिल बर्दाश्ता सा हुआ था जब माइक पर एक शख्स कहने लगा कि अभी एक आइटम आपके सामने पेश किया जाने वाला है। जो भी उसकी सही बोली लगाएगा, वो आज रात के लिए उसकी। ये सुनकर तो सबकी आंखें उसकी तरफ मरकूज हो चुकी थी। 40 से 45 साल का वो शख्स था जो बात कह रहा था। तभी उसका दोस्त अरसलान कहने लगा, यार इस क्लब में हर हफ्ते एक नई लड़की लाई जाती है और आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर लाया हूँ इसलिए कि हम आज की रात यहाँ पर रंगीन बना सकें। तभी वहां पर मौजूद गैलरी से 3 लड़कियां निकल कर बाहर आई थी, गिरती पड़ती झूलती हुई, जिनके चेहरों पर मास्क थे। उन्हें बेहद बेबाक मगरबी लिबास पहनाया गया था। सबकी नजरें उन वजूदों पर मरकूज थी। उनमें से एक लड़की झूलती हुई लड़खड़ाकर सीधा शहीर पर आ गिरी। शहीर के सीने से जैसे ही वो टकराई तो शहीर गुस्से में आ चुका था, मगर जैसे ही उसने अपना सर शहीर के सीने से हटाया तो शहीर का सांस जैसे सीने में ही अटक चुका था, क्योंकि ये तो हूरिया थी। वो उसे बाहों में पकड़ चुका था। क्या ये तुम हो? खुदाया, मैं ये कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। वो उसके गाल थपथपा रहा था, मगर वो नशे में एक ही बात किए जा रही थी, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे छोड़ दो, बदले में मेरे हिस्से की जायदाद ले लो, मगर मेरी इज्जत खराब मत करो। वो मुसलसल ऐसे अल्फाज बोल रही थी जैसे सुनकर शहीर को अपना कलेजा कटता हुआ महसूस हुआ था। फौरन उसे बाहों में भर चुका था। अरसलान कहने लगा, अबे ये क्या कर रहा है? उसकी कीमत तो अदा कर। तभी एक शख्स आगे बढ़ा था और कहने लगा, कहाँ लेकर जा रहे हो उस लड़की को? जब तक उसकी कीमत अदा नहीं करोगे तब तक तुम्हें कहीं जाने नहीं दी जाएगी। मगर अगले ही पल शहीर ने यक्के बाद दीगरे थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे थे। फौरन कॉल करके वहां पर पुलिस को बुलाया था और उस शख्स को पकड़वाया था। जितनी भी लड़कियों को यहाँ पर जबरदस्ती नशा और अगवा करके लाया गया था, उन सबको बाजियाब करवा लिया गया था। मगर हुरिया को वो इन सबसे अलग अपनी गाड़ी में लटा चुका था। गाड़ी उसने बड़ी तेजी से अपने डेरे की तरफ बढ़ाई थी। आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे। बार बार हुरिया को देख रहा था, जिसके चेहरे पर नील के निशान वासिया हो रहे थे। मेकअप की परतों में वो नील छुप तो चुके थे, मगर अब वासिया थे। न जाने उसने क्या कुछ कहा था। मगर ये लड़की क्लब तक कैसे पहुंची थी? डेरे पर पहुंचते ही उसने हुरिया को उठाया और बिस्तर पर
एक कमरे में ले जाकर लटा दिया। फौरन यखनी बनवा कर उसके मुंह में डाली। गुज़िश्ता एक माह से नशे की हालत में रहने वाली हुरिया को फिर भी होश नहीं आया था। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुका था, जहाँ पर 2 रोज़ तक उसका इलाज चलता रहा और तब जाकर वो मुकम्मल तौर पर होश में आई थी। जब उसने आँखें खोली तो एक पुराने से कमरे में मौजूद थी। चारपाई पर लेटी थी। दिल बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था। 18 साल की उम्र में भी उसने जो कुछ देख लिया था, अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद मर चुका होता, या फिर हार तस्लीम करके अपना सब कुछ लुटा चुका होता। आसपास उसने देखा, अपने वजूद पर एक नज़र डाली। उसकी चादर उसके सर पर मौजूद थी, कहाँ थी उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। कहीं उसकी इज़्ज़त ख़राब तो नहीं हो चुकी थी? वो खुद से ही सवाल करने लगी और फूट-फूट कर रोने लगी। उस रात उसने उस घर से कदम तो बाहर निकाल लिए थे, जिस पर अभी तक वो पछता रही थी कि एक बार अपने ताया को तो हकीकत से आगाह करती। मासूमियत में उसका कदम बाहर निकालना ही सबसे बड़ी गलती थी। जिस बस में वो सवार हुई थी, वो बस धीरे-धीरे खाली होती जा रही थी। जानबूझकर ड्राइवर बस उस रास्ते से ले गया था, जहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता सारे इलाके के लोग उतरते जाएँ और आखिर में वो लड़की अकेली रह जाए। जब बस खाली होगी तो हुरिया काफ़ी घबरा चुकी थी। फौरन एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोककर वो हुरिया की तरफ आया और कहने लगा, लड़की, घर से भाग कर आई है ना? चल, एक काम करते हैं, 500 रुपए देता हूँ, मेरे साथ कुछ देर गुजार ले, फिर तुझे जहाँ कहेगी वहाँ छोड़ दूंगा। हुरिया को लगा जैसे पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा। वो इस शख्स से खुद को छुड़वाकर भागने लगी थी, मगर उसने हुरिया को गर्दन से पकड़कर अपने करीब करना चाहा। हुरिया ने अपना बैग उसके सर पर दे मारा था और न जाने कैसे वहां से भाग आई थी। पाँव में जूते मौजूद नहीं थे। सड़क पर मुसलसल भागते हुए वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। जब एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी तो उसमें 40-45 साल का एक शख्स और एक औरत बैठी थी। वो उनके पास जाकर मदद मांगने लगी थी। समझ रही थी कि शायद ये लोग उसे बाहिफाजत उसके घर तक पहुंचा देंगे, मगर नहीं, वो एक क्लब के ऑनर थे और उन्हें ऐसी खूबसूरत कम उम्र लड़कियां ही चाहिए थी। हुरिया उनके हाथ लग चुकी थी। गुज़िश्ता एक माह से वो कई लड़कियों के साथ उसे रखकर मनाने की कोशिश में लगे रहते कि हमारे लिए नाचो, मर्दों के साथ रात बिताओ, बदले में पैसे देंगे, शोहरत देंगे, मगर हुरिया ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था। जबरदस्ती उसे नशे पर लगाकर वो आज उसे यहाँ पर लाए थे, मगर ऐन वक्त पर वहां पर शहीर खानजादा पहुंच चुका था। अभी वो रोते हुए ही देख रही थी कि शहीर कमरे में दाखिल हुआ। अपने सामने शहीर को देखकर उसका सांस सीने में ही थम चुका था। आगे बढ़कर वो फौरन कहने लगा, हुरिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिक्र मत करो, डरना मत, तुम मेरे पास हो। कोई तुम्हें बुरी नजरों से नहीं देखेगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। शहीर को अपने सामने देखकर वो इस कदर नफरत और गुस्से में पागल हो चुकी थी कि अगले ही पल उसने आगे बढ़कर शहीर को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसका मुंह नोच रही थी, उसे थप्पड़ मार रही थी। कमरे में मौजूद हर एक चीज शहीर पर फेंक रही थी। शहीर के माथे से खून की लकीर निकली थी। नाक पर चोट लगने की वजह से नाक से खून भी निकल आया था, मगर वो चुपचाप मुजरिमों की तरह खड़ा था। आंखों में आंसू लिए कहने लगा, मुझे माफ कर दो हुरिया, खुदा की कसम मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। वो रोता हुआ उसके कदमों में गिर चुका था, जबकि हुरिया भी एक तरफ फटकर जमीन पर बैठ चुकी थी। वो रोते हुए कहने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ सहना पड़ा, मुझ जैसी शरीफ लड़की को क्या कुछ करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या चाहते थे तुम? मेरे वजूद को नोचना चाहते थे ना? चलो, हूं मैं तुम्हारे सामने, जहां सबकी मैली नजरें बर्दाश्त कर लीं। आज तुम भी मुझे नोच लो। ये कहते हुए उसने अपनी चादर एक तरफ उतार कर फेंकी थी। शहीर के सामने ही जैसे वो आई तो आंखें बंद करके फौरन चादर उठाकर उसमें लपेट कर रोते हुए कहने लगा, मत बोलो ऐसा, प्लीज मत बोलो। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी इज्जत को, जब तक शहीर खानजादा है कुछ नहीं होगा तुम्हारी इज्जत को। जिन लोगों ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है ना, मैं उन्हें सजा दे चुका हूँ। इन सालों को नामर्द कहते हैं। मैंने ऐसी ऐसी जगह गोलियां मारी हैं कि उठने के काबिल नहीं रहे, पल पल मौत मांग रहे हैं। हुरिया रोते हुए इंतहाई नफरत से बोली, उनको तो सजा दे दी, मगर खुद का क्या? खुद को क्या सजा दोगे? और क्यों बचा कर लाए हो मुझे? किस लिए लाए हो? वो कहने लगा, तुम्हारे होते हुए तो मुझे एहसास नहीं था। हुरिया,
मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत कर चुका हूँ और मुझे अब भी तुमसे मोहब्बत है। सब कुछ भूल जाओ, देखो मैं तुमसे शादी करूँगा, हम अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हुरिया अपना हाथ झटक चुकी थी। कहने लगी, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी और ना ही इस घर में वापस जाऊँगी। मेरा ठिकाना वही बदनाम ज़माना गलियाँ हैं। मगर वो उसके लबों पर हाथ रखे उसे ज़बरदस्ती वापस घर ले आया था। सुल्ताना बेगम और इफ्तिखार साहब ने उसे देखा तो गुस्से में आग बगोला हो गए, मगर शहीर उन्हें सारी सच्चाई बता चुका था। शहीर के मुंह से ये सुनकर कि उसकी वजह से हुरिया को वहां से जाना पड़ा, तो इफ्तिखार साहब ने तो उसे पीट डाला था। शायद जिंदगी में आज तक किसी ने इतनी मार ना खाई होगी जितनी शहीर ने अपने बाप से खाई थी। रोते हुए वो यही कह रहा था, प्लीज मुझे माफ नहीं करना तो ना करे, मगर हुरिया की शादी मुझसे करवा दें। मगर हुरिया इनकार कर चुकी थी। उसने उस घर में रहने की ये शर्त रखी थी कि एक ही शर्त पर रहूंगी, दोबारा मुझे ये शख्स अपनी आंखों के सामने नजर नहीं आएगा। शहीर उसकी शर्त पर पूरा उतरा था। वो तभी घर आता जब हुरिया सो चुकी होती या जब वो अपने कमरे में होती। मोहब्बत उसके रोम रोम में गर्दिश कर रही थी। हुरिया को हालात ने इस कदर बदल दिया था कि उसकी आंखें फतरा चुकी थी। एक शाम जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे चलती हुई वो शहीर के कमरे के पास आई तो उसके पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई, क्योंकि शहीर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उसे इस घर में वापस आए हुए 3 महीने गुजर चुके थे और इन 3 महीनों में शहीर का बदलता हुआ रवैया वो देख चुकी थी। सुबह फजर के वक्त नमाज के लिए जाना, फिर कुरान पाक की तलावत करना, वो बिल्कुल वैसा हो चुका था जैसा हुरिया ने कभी अपना लाइफ पार्टनर सोचा था। मगर दिल में नफरत थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर जब तायाजान ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखना चाहता हूँ, सब कुछ भूल जाओ और मेरे बेटे को तस्लीम कर लो, तो अपने बड़ों की बात मानते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मगर सुहाग रात को वो पहले ही शहीर को बता चुकी थी, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, ये शादी सिर्फ तुमसे, मैंने अपने ताया और ताई की खुशी की खातिर की है। शहीर चुपचाप उसकी हर बात मानता। वो जैसा कहती वो वैसा ही करता। सिलहट का चांद नजर आने में अभी काफी दिन थे। जब एक रोज वो आया तो उसने अपने वालिदैन को बताया कि वो चाहता है कि इस बार वो दोनों हज पर जाएं। सुल्ताना बेगम और इफ्तिखार साहब की तो आंखों में आंसू आ चुके थे। दोनों ही अपने बेटे के बगलगीर हुए। एक तरफ खड़ी हुरिया ये सुनकर मुस्कुरा रही थी। जब वो चलता हुआ उसके करीब आया और कुछ पेपर उसे पकड़ा दिए, हुरिया तो समझ ना सकी, मगर जब देखा तो वो उसका और शहीर का टिकट था। कहने लगा, क्या मेरे साथ तुम हज पर चलोगी? न जाने उसके लहजे में कैसा असर था कि हुरिया की आंखों से आंसू निकल आए। वो फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे उसके दिल से मैल खत्म होने लगी। हरम शरीफ में खड़े होकर शहीर ने उससे माफी मांगी थी और इस बार हुरिया ने नम आंखों के साथ शहीर को माफ कर दिया था, क्योंकि वो आगे ही उसकी मोहब्बत में बदल चुका था। दोनों जब वापस आए तो उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों का दूसरा जन्म हुआ हो। दोनों अपनी नई जिंदगी का खूबसूरती के साथ आगाज कर चुके थे।